भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ साल 2020 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनों के साथ खत्म हुआ। साल 2020 भारत सहित पूरी दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। साल के शुरुआती महीने में ही कोरोना महामारी ने दस्तक दी। कोरोना को काबू में करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जिसने आर्थिक गतिविधियों को ठप कर दिया, प्रवासी मजदूरों को पलायन करने को मजबूर किया और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने वाले मजदूरों की तस्वीरें और दर्द बयां करती कहानियां हमेशा लोगों के ज़हन में रहेंगी। लेकिन कोरोना से जूझते संकट के बीच देश कई राजनीतिक घटनाक्रमों का गवाह भी बना। एक तरफ देश की प्रमुख पार्टी बीजेपी बिहार के साथ कई अन्य राज्यों में सत्ता में वापस आई, तो कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझती रही। कई दशकों से लंबित राम मंदिर की नींव भी साल 2020 में ही पड़ी। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज कहानी साल 2020। 2020 एक ऐसा साल रहा जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। इस साल ने ऐसे सबक सिखाए जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। कोरोना महामारी ने जीवन में उथल पुथल मचा दी। इस वायरस ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया। भागती दौड़ती जिंदगी मानो झटके में रुक गई। सब अपने अपने घरों में कैद हो गए। देश में मार्च 2020 में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था। कोरोना वायरस की लहर ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया, बल्कि लाखों लोगों का रोजगार भी छीन लिया। 2020 में हर तरफ दुख दर्द की तस्वीरें नजर आई। लॉकडाउन के दौरान देश ने जो देखा वो भी पहली बार ही नजर आया। बसों ट्रेनों के बंद होने से लाखों प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े। सिर पर सामान की गठरी और साथ में छोटे छोटे बच्चे। ये नजारा कभी न भुलाया जा सकेगा। कई लोगों ने रास्ते में ही तड़प कर दम तोड़ दिया। कोरोना की चपेट में पहले शहर आए और फिर गांव। केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्त उपाय कर इसे रोकने की कोशिश की। बावजूद इसके एक वक्त ऐसा भी था जब रोजाना करीब 1 लाख मामले सामने आने लगे। पूरा साल अब तक की अनदेखी अनसुनी कोरोना वायरस महामारी की भेंट चढ़ा रहा। मार्च के बाद से ही भारत इस महामारी से उपजी कठिनाइयों, पीड़ाओं, शोक समाचारों और अफरा तफरी से उबरने और निपटने में जुटा रहा। जो पीपीई किट भारत के लिए बिल्कुल नई चीज थी, उसके उत्पादन में भारत ने रिकॉर्ड बना दिया। लोगों ने इस दौरान ऐसे ऐसे काम किए जिस पर हर किसी को गर्व रहा। ऐसे समय में जब कोविड-19 समाज और देश की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर में बदलने का आह्वान किया। भाजपा के लिए फायदे का ये सौदा साबित हुआ। मध्य प्रदेश में एक नया सियासी उठापटक शुरू हुआ। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के भरोसेमंद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा खेमे में जा मिले। इसके बाद शुरू हुआ कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला। सप्ताह भर चले राजनीतिक रस्साकशी में कमलनाथ सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की कमान संभाली। राज्य में उपचुनाव हुए। उपचुनाव में कांग्रेस सभी सीटें जीतकर सत्ता में फिर से काबिज होने का सपना लेकर मैदान में उतरी, जबकि भाजपा के सामने चुनौती सत्ता बचाने की थी। भाजपा ने 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 19 सीटें जीतकर सत्ता बचा ली, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस मात्र 9 सीटों पर ही सिमट गई। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव होना साल की एक प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम रही। धारा 370 हटने के बाद ये पहला मौका था जब वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई। इस चुनाव में वहां की आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और घाटी में एक बार फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई। इस चुनाव में भाजपा में घाटी में भी कमल खिलाने में सफल हुई। इस चुनाव में भाजपा के सामने गठबंधन था जिसमें सभी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी।
2019 के चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अमित शाह जब गृह मंत्री बने तब भाजपा को ऐसे ही नेता की तलाश थी जो शाह की तरह जुझारू हो, वहीं पार्टी को एकजुट रखे। 2020 की जनवरी में वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। 6 अप्रैल 2020 को बीजेपी के स्थापना दिवस पर उन्होंने पद संभाला। शाह के गृह मंत्रालय संभालने के बाद जुलाई 2019 में उन्हें बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। नड्डा के नेतृत्व में भाजपा ने बिहार चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खासी गहमागहमी थी। विपक्ष को इस बार सत्ता में आने का पूरा भरोसा था, लेकिन तस्वीर सामने आई तो बाजी पलट चुकी थी। सभी एग्जिट पोल्स धाराशायी साबित हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए बिहार चुनाव एक अग्नि परीक्षा थी जिसमें वो सफल हुए। एनडीए एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रहा। एनडीए 125 सीटों के साथ सत्ता बचाने में कामयाब रहा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू ही रही। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सीटों का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन बीजेपी के आशीर्वाद से वो सीएम की कुर्सी पाने में कामयाब रही। पिछली बार के मुकाबले जेडीयू की 28 सीटें घट गई और वो 43 सीटों पर सिमट गई। वहीं भाजपा 21 सीटों के फायदे के साथ 74 सीटों पर पहुंच गई। राजद सबसे बड़ा दल बनकर उभरा, जिसे 75 सीटें मिली। उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली। बिहार में भाजपा जेडीयू से बड़ी पार्टी बन गई। 75 सीटें जीतने वाली आरजेडी कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से सत्ता का स्वाद चखने से महरूम रह गई। हालांकि इस चुनाव में राजद के तेजस्वी यादव बड़े नेता के तौर पर उभरे। उनके तीखे प्रचार और सरकार पर सवाल करने की शैली ने बिहार में बड़े नेता के तौर पर उन्हें स्थापित कर दिया। इसी चुनाव में एनडीए से बाहर होकर चिराग पासवान ने अलग ताल ठोकी। हालांकि उनकी पार्टी चुनाव में कोई खास कमाल नहीं कर पाई और उसे एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। फिर भी युवा नेता के तौर पर उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद जगह जरूर बना ली। इस साल लगभग 22 सालों से चली आ रही भाजपा और अकाली दल की दोस्ती भी टूट गई। अकाली दल कृषि विधेयक के नाम पर एनडीए से अलग हो गई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वो कानून बन चुका था। किसानों को ये कानून रास नहीं आया। किसान दिल्ली चलो अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में डेरा डाले और सरकार से लंबी लड़ाई लड़ी। वे पर्याप्त राशन और जरूरत का सामान लेकर दिल्ली पहुंचे। कानूनों को रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं थे। किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हुई जो बेनतीजा रही। किसानों के मान मनोबल का सिलसिला जारी रहा। किसानों को इन कानूनों से फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का डर सता रहा था। किसानों का कहना था कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होगा। इसी कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने 17 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया और इस तरह भाजपा और अकाली दल का दशकों पुराना रिश्ता खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों से ही राजनीतिक एजेंडे में सबसे ऊपर रहने वाला राम मंदिर प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में पूरा हुआ। वैसे राम मंदिर निर्माण से जुड़ी कानूनी अड़चनें तो पिछले साल यानी 2019 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन बाकी कारणों से मंदिर निर्माण की शुरुआत नहीं हो पाई। 2020 के 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। साल 2019 के अंत में नागरिकता संशोधन विधेयक संसद की मंजूरी के बाद कानून तो बन गया, लेकिन इसका विरोध 2020 में भी होता रहा। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पूर्वोत्तर से उठी आवाज 2020 की शुरुआत तक देश भर में विरोध प्रदर्शन की शक्ल ले चुकी थी। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ लंबे समय तक प्रदर्शन चला और हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें अधिकांश महिलाएं धरने पर बैठी थीं। शाहीन बाग में प्रदर्शन का चेहरा बनी 82 साल की बिल्किस दादी टाइम मैगजीन ने बिल्किस बानो को 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की अपनी सूची में शामिल किया था। सीएए के विरोध में भड़की हिंसा फरवरी महीने के आखिर तक
दंगों में तब्दील हो गई। कई इलाकों में वाहनों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी हुई और पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस को भी निशाना बनाया गया। कानून के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए। दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। दिल्ली के दंगे तो थम गए, लेकिन इस दंगों में अपनों को खोने का मर्म हमेशा बना रहेगा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच लंबे समय से सैन्य गतिरोध जारी है। विवाद पैदा करने के लिए चीन ने गलवान घाटी में सैन्य तैनाती बढ़ाई। जवाब में भारत ने भी सैनिकों का जमावड़ा मजबूत कर दिया। 15-16 जून की दरमियान रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान की जान कुर्बान हुई। चीन को भी जान माल का खासा नुकसान हुआ। 16 जून को सुबह जैसे ही खबर सामने आई, देश में कोहराम मच गया। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए कई दौर की बातचीत हुई। गलवान घाटी भारत के लिए सामरिक रूप से काफी अहम है। 1962 के युद्ध के दौरान भी गलवान घाटी जंग का प्रमुख केंद्र था। दिसंबर 2012 में दिल्ली में चलती बस में निर्भया से सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। निर्भया को न्याय दिलाने के लिए देश के कोने कोने से आवाज उठी थी। लोग सड़कों पर उतरे। संसद में भी निर्भया केस की गूंज उठी। निर्भया कोई आम लड़की नहीं, बल्कि उस समय तक देश की बेटी बन चुकी थी। सोशल मीडिया से उठी आवाज ने जन सैलाब की शक्ल अख्तियार कर ली। बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पहुंचे और निर्भया के गुनाहगारों को फांसी पर चढ़ाने की मांग की। निर्भया के 4 गुनाहगारों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह को आखिरकार 7 साल बाद 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटकाया गया। निर्भया के एक दोषी राम सिंह ने 2013 में तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। इस साल बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने न सिर्फ फिल्म जगत बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया था। जून महीने में सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए। सुशांत राजपूत की मौत ने बॉलीवुड में वंशवाद बनाम बाहरी की लड़ाई को हवा दी। कुछ दिन बाद रिया चक्रवर्ती का नाम भी उछला। सितंबर महीना आते आते कहानी में ड्रग्स एंगल को लेकर जांच शुरू हुई और जांच का दायरा बढ़ता गया। एनसीबी कई जानी मानी हस्तियों से पूछताछ भी कर चुकी है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। सुशांत के परिवार ने रिया पर पैसे ऐंठने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल सुशांत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है और अब तक गुत्थी अनसुलझी है। इसी साल हमने कई दिग्गज नेताओं को खो दिया, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी, मोतीलाल वोरा, अहमद पटेल, तरुण गोगोई जैसे नेता शामिल रहे। वहीं लालजी टंडन, जसवंत सिंह का भी निधन इसी साल हुआ। इसी साल रामविलास पासवान, रघुवंश प्रसाद, अजीत जोगी, अमर सिंह जैसे दिग्गज नेता भी दुनिया को अलविदा कह गए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी अगली कहानी के साथ, यानी साल 2021 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड लाइव। नमस्कार।